बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा टॉप 20 की टर्म्स के बारे में। इतनी स्पेसिफिक की टर्म्स कोई नहीं दे सकता और ये टॉप 20 की टर्म्स आपको 20 मार्क्स पेपर में दे जाएंगी। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है कि जो सर चीज़ें बताते हैं वो पेपर में लाजमी आती है। मैंने कभी हवाई बात नहीं की। जो तो बंदा हवाई बात नहीं करता वही आगे पब्लिक में कह सकता है कि वो हवाई बात नहीं करता, वरना आपको पता अगर मैं कोई ऐसी गलत बात करूँ तो स्टूडेंट तो वो वाट लगा देंगे सोशल मीडिया के ऊपर। तो बहरहाल टॉप 20 की टर्म्स जो हैं मैंने यहाँ पे निकाली हैं FA1 के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि वो 20 की टर्म सिर्फ आपको 20 मार्क्स तक दे सकती हैं। और आप जो पेपर्स देंगे वो मुझे उनके ऊपर ये कर्ज है कि जब वो पेपर दें और इन टर्म्स में से अगर वो टर्म्स पेपर में आती हैं तो हमारे चैनल के ऊपर आके कमेंट्स करें सर आप सही कह रहे थे। और ये हकीकत बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे प्रोसेस से गुजर के जाता है वो एक अच्छे मार्क्स को अटेन करता है, ना सिर्फ अच्छे मार्क्स को बल्कि एक अच्छे ट्रस्ट को भी अटेन करता है और फिर आगे बताता है कि यार इनसे आप नॉलेज लो। तो कहने का मकसद ये है कि आपको टॉप 20 की टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ कि 20 की टर्म्स से आपके 20 मार्क्स कैसे सेव हो सकते हैं। वो 20 की टर्म्स कौन सी हैं आपको पता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, इसलिए आप जल्दी से आप लिखो कि 20 की टर्म्स कौन सी हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है और अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है अकाउंटिंग के मुतालिक, जैसे अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, इंटरप्रेटिंग है। ये तमाम तर चीज़ें जो अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं वो पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए। FA1 के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। उससे डेफिनेशन पूछोगे अच्छा मुझे पता नहीं क्या होता, और कोई ना कोई एम चीज़ बता देगा। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग की आपको की टर्म आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज़ लेजर। लेजर क्या होता है। नंबर 3, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसके मुतालिक आपको पता होना चाहिए और ये की टर्म भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के हवाले से। नॉमिनल लेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल लेजर्स क्या होते हैं। इसके अलावा 6 नंबर पे है व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन या की टर्म को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लो तो आपको समझ आ जाएगी कि इस डेफिनेशन की कितनी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर आप जब MCQs या फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखोगे तो बैंक रिकन्सिलिएशन क्वेश्चन की डेफिनेशन को ही बहुत सारी चीज़ें कवर कर रही होती हैं। तो व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 7th नंबर पे टाइप्स ऑफ एरर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है व्हाट इज़ सस्पेंस अकाउंट। जो आपके सस्पेंस अकाउंट हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से वैल्यूएट होना चाहिए कि सस्पेंस अकाउंट का इंट्रोडक्शन क्या है या उसको सस्पेंस अकाउंट हम किसको कहते हैं। जब आपको सस्पेंस अकाउंट की टर्म के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है और आप सही बात है इसको MCQs के अंदर भी वैल्यूएट करोगे। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रॉपर तरीके से डिफरेंस पता होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट की टर्म है व्हाट इज़ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर तरीके से एज अ की टर्म याद होनी चाहिए या अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि याद करना तो सारी बात एक रट्टे में थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन क्रेडिट नोट जो है व्हाट इज़ क्रेडिट नोट, इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और आपको इसके की टर्म के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए। व्हाट इज़ डेबिट नोट। उसके अलावा नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल अकाउंट एंड लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसका कंसेप्चुअली ग्रिप होना चाहिए, इसकी टर्म्स का भी पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और नहीं डिफरेंस पता होता कि सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या फ़र्क है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग की क्या डेफिनेशन है। अब सारी बात ये आपको कौन बताएगा, ये आपके मतलब का टीचर्स बताएंगे। सारी बात है जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको तो हम लोग प्रॉपर तरीके से बताते रहते हैं, कुछ नोट्स भी दे देते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारी बात हम सारा मटेरियल तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते एज अ प्रोफेशनल पर्सन। तो इस लिहाज से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो व्हाट इज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग आपको प्रॉपर तरीके से ग्रिप होनी चाहिए। व्हाट इज़ मेंट बाय सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपकी पूरी अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके अंदर क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं और वैसे भी आपकी पूरी अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या आपकी जो अकाउंटिंग बॉडी है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मेंट बाय सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसके अलावा आपका व्हाट इज़ मेंट बाय
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। आप अपने किसी भी क्लास वाले से पूछें जी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को बताया तो जाता है। मैं हमेशा हर टीचर की इज़्ज़त करता हूँ, मुझे पता है हर टीचर काफ़ी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन स्टूडेंट लेक्चर्स के दौरान आपको पता है कि सीरियस नहीं होते, तो दैट्स वाई वो फिर इन चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो व्हाट इज़ मेंट बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। उसके अलावा व्हाट इज़ मेंट बाय बैक्स, ठीक है ना, बैक्स का कंसेप्ट ये बैंकिंग से रिलेटेड है, इसका भी पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट्स को देखा जो फेलियर होने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास वो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं ऑनलाइन जो फेलियर होने के बाद आते हैं, तो उनसे मैंने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है। तो 90% स्टूडेंट्स के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रेवेन्यू एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यू। ये भी वो क्वेश्चनों में से है जो मैं स्टूडेंट्स से शुरू में इंटरव्यू या थोड़ा सा एवेल्यूएशन करने के लिए पूछता हूँ कि उनकी फेलियर की रीज़न क्या है। तो ये रीज़न में से एक रीज़न ये निकलता है कि ये नहीं पता होता कि डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या फ़र्क है, डायरेक्ट रेवेन्यू इनडायरेक्ट रेवेन्यू में क्या फ़र्क है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। वो स्पेसिफिक चीज़ें सारी बात आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वोचर एंड इनवाइस। वोचर और इनवाइस में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये वो की टर्म्स हैं टॉप 20 जो मैंने निकाली हैं, और अगर आप इसको वैल्यूएट करके देखो तो ये बहुत एक ऐसी हैं जो कि आपने काफ़ी दफ़ा उसके नाम सुने हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये 18 से 20 नंबर ले आएंगी पेपर में। और अगर आप एग्जामिन करके इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ो, अपने टीचर से सारी बात उनसे पूछो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वो जब आपको सॉल्व करके दे देंगे और आप इनकी थोड़ी रिसर्च आउट भी कर सकते हैं, तो करने के बाद आपको पता चलेगा, और फिर आप एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन की टर्म्स की कितनी इंपॉर्टेंट थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लिहाज से आपको ये सारी की टर्म जो मैंने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, मुश्किल तो है नहीं है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि सिंपल चीज़ें रखनी चाहिए, सिंपल तरीके से बताना चाहिए। मेरा अपना भी तरीक़ाकार सिंपल है, मेथोडोलॉजी सिंपल है, और मैं सिंपल सिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ये मैंने इसलिए वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको पता चले कि स्टूडेंट्स की पेन क्या है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट रब्ता करते हैं, सारी बात है, पूरी दुनिया से, जो कि कोई फ़ीस नहीं भी दे सकते। कोई अफ्रीकन कंट्री से कर रहा है, कोई किसी दूर दराज पाकिस्तान के इलाके से कर रहा है, कोई सिंध से कर रहा है, तो वो बेचारे कहाँ फ़ीस दे सकते हैं। तो इस लिहाज से फिर उनको जब वो फेलियर का टीका लगता है तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो मेरा इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि कम से कम ड्रॉप आउट हो और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। तो ये टॉप 20 की टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे एडमिट की हैं, यहाँ पे आपको बताई हैं। तो ये अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्प आउट होगा, ठीक है। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, चैनल को बेशक सब्सक्राइब ना करो, लेकिन शेयर ज़रूर करो दूसरों तक, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको भी ये नॉलेज हो कि उनको पहले क्या पढ़ाया जा रहा था और अब क्या पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है। और ये डिफरेंस जो है वो इंशाल्लाह ताला आप भी वैल्यूएट करोगे। जब आप मेरी चीज़ों के मुताबिक इंशाल्लाह चलोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आपको फ़ील हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।